गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैं आज आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन मुझसे काफ़ी सारे पेशेंट्स पूछते हैं कि आप आइडियल फर्टिलिटी की क्या कहीं और ब्रांच है। पूरे इंडिया से मेरे पास फ़ोन आते हैं पर डे, तो वो मुझसे सारे क्वेश्चंस यही रहते हैं पेशेंट्स के कि आपकी यहाँ ब्रांच नहीं है क्या। तो आप ब्रांच क्यों नहीं डालते? क्या ये पॉसिबल नहीं है या आप ब्रांच डालना ही नहीं चाहते? इसके पीछे क्या रीज़न है? नमस्कार। ये क्वेश्चन आप यदि YouTube के कमेंट सेक्शन में भी देखेंगे तो बहुत सारे दर्शक हमारे ये पूछते हैं कि आपका यहाँ पर ब्रांच है कि वहाँ ब्रांच है कि नहीं, ये हमको बहुत दूर पड़ता है, आपका यहाँ ब्रांच होता तो हम पास चले जाते। बेसिकली मैं ब्रांच क्यों नहीं खोल सकता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं जो इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट देता हूँ, इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट एक पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट होता है। मतलब किसी भी कपल के लिए एक स्पेशलाइज्ड पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट होता है। जैसे सब पैर एक ही जूते के साइज में फिट नहीं होते, वैसे ही हर कपल को आप एक ही ट्रीटमेंट में फिट नहीं कर सकते। तो जब आप फिट नहीं कर सकते तो आपको उस कपल के प्रत्येक बिंदु को, प्रत्येक चीज को देखना पड़ेगा। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं कि यदि मैं ब्रांच खोलूंगा तो मैं कुछ दिन जबलपुर में बैठूंगा, कुछ दिन मैं दूसरे शहर में जाऊंगा, कुछ दिन दूसरे शहर में जाऊंगा। इसका मतलब जब मैं पेशेंट देखूंगा तो उस पेशेंट को मुझे यदि फिर से देखना होगा तो वो बड़ा डिफिकल्ट होगा। अब मैं फिर से क्यों देखूंगा? या तो मैं ब्रांच में ओपन करके मैं एक जनरलाइज ट्रीटमेंट दे दूं, जिनका लो AMH है उनका सीधा हम एक डोनेशन बोल दें, तो चीज़ें बहुत इजी हो सकती हैं और दैट कैन बी मैनेज। बट दिस इज़ नॉट एन आंसर फ्रॉम माई ओपिनियन। दिस इज़ नॉट एन आंसर। एवरी इंडिविजुअल वांट्स अ इंडिविजुअल केयर बिकॉज दे आर पेइंग मी। तो जब आप किसी को इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट देना चाहते हो तो आपको उस पेशेंट के साथ में जुड़ना पड़ता है। अब खासकर मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि सपोज मेरे पास में कोई एक लो AMH का पेशेंट आया। अब लो AMH का मतलब ये हो गया कि उसका ओवेरियन रिजर्व घट गया। अब इस पेशेंट को अधिकतर एक डोनेशन की सलाह दी जाती है, बट इसका स्टिल अभी तक पीरियड चल रहा है, तो हम जानते हैं कि उसका एक अंडा निकलता है। चूंकि एक अंडा निकलता है तो हम इससे उसका IVF कर सकते हैं। यदि मुझे इस पेशेंट का IVF करना होगा तो या तो मुझे सिंगल स्टिमुलेशन या डबल स्टिमुलेशन करना पड़ेगा। यदि मैं इसका डबल स्टिमुलेशन करता हूं तो मुझे उसको एक साइकिल में एक बार यहाँ से लेके यहाँ ओवम पिकअप, फिर यहाँ से लेके यहाँ ओवम पिकअप, मतलब मुझे 2 बार उसका ओवम पिकअप करना पड़ेगा। अब मैं यदि इस पेशेंट को उस दौरान ओवम पिकअप करता हूं तो मुझे इसके दोनों एम्ब्रियो को फ्रीज करना पड़ेगा। फ्रीज करके फिर मेरे पास में ये पेशेंट 1 महीने बाद आएगी और फिर मैं इसका HRT चालू करूंगा, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करूंगा। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए उसको ईस्ट्रोजन दूंगा, अल्ट्रासाउंड करना है, फिर उसके बाद में उसका प्रोजेस्टेरॉन देखना है। इसका मतलब आप एक देख सकते हो कि एक लो AMH के लिए हमको उससे 3-4 बार मिलना होता है। उसका ट्रीटमेंट 2-3 महीने चलता है। यदि मैं यही चीज़ बाहर करने जाऊं तो वो पॉसिबल ही नहीं है, और यदि करने जाऊंगा तो मैं इतना एडवांस ट्रीटमेंट नहीं दे सकता। अब सपोज इस पेशेंट को मैं एक ऑफर देता हूं कि यदि वो एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी एनालिसिस कराए तो आप मान के चलो कि उसका डबल स्टिमुलेशन करने के पहले मुझे एरा करना पड़ेगा, एक साइकिल का मुझे एरा करना पड़ेगा। यदि ये कपल मुझसे बेस्ट ट्रीटमेंट चाहता है तो मुझे उसके साथ इतना जुड़ना पड़ेगा। इसका मतलब जो लो AMH वाले पेशेंट्स हैं, जो लो AMH वाले कपल हैं, यदि उनको ट्रीटमेंट चाहिए तो उनको वैसी जगह ही जाना पड़ेगा यदि वो अपने अंडे से IVF कराना चाहते हैं जहां पर एक डॉक्टर कंटिन्यूसली उनको देखे। जो मेरे हिसाब से मेरे द्वारा यदि ब्रांच खोल लिया जाए तो पॉसिबल नहीं है, मैं इनके साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा। इन्हीं के लिए यदि मुझे अच्छा ट्रीटमेंट और देना पड़े, सपोज मैं एक रिकॉम्बिनेंट FSH से करता हूँ, मैं और एडवांस करता हूँ, जैसा मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि मैं जो IVF 2.0 मैं लिखता हूँ उसमें मैं क्या क्या कर सकता हूँ उस पेशेंट के लिए।
रिकॉम्बिनेंट एफएसएच ऐसा एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, बट रिकॉम्बिनेंट एफएसएच से थोड़ा डिफरेंट ट्रीटमेंट का आउटपुट हो सकता है। दूसरा, यदि मैं डबल स्टिमुलेशन में जाता हूं तो डबल स्टिमुलेशन यह विधि उन महिलाओं में विशेष कारगर होती है जब उनकी उम्र अधिक हो रही हो, एएमएच घट गया हो तथा उन्हें एक डोनेशन की सलाह दी गई हो। यदि आप अपने बच्चे की बायोलॉजिकल मदर बनना चाहती हैं तो यह उनके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है। इसमें 1 माह में 2 बार अंडे निकाले जाते हैं, बाद में अच्छे भ्रूण बनने पर फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है। ये चीज़ मैं ब्रांच खोल के नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पेशेंट के साथ कंटिन्यूसली लगे रहना पड़ेगा। वो पेशेंट मेरे पास 2-3 बार आएगी, तभी मैं उसको डबल स्टिमुलेशन का एडवांटेज दे सकता हूँ। कई बार ऐसा भी होता है कि यदि हमें लगे कि इस पेशेंट का ओवर स्टिमुलेशन होने वाला है या मुझे उसका फ्रीजॉल का ऑप्शन देना है, तो टोटल फ्रीजॉल में मुझे पेशेंट को फिर बुलाना है। यह देखा गया है कि साधारण टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट में फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर की जगह यदि उन्हीं एम्ब्रियो को फ्रीज करके नेचुरल साइकिल में या फिर एचआरटी में ट्रांसफर किया जाए तो उसमें प्रेगनेंसी की सफलता की दर बढ़ जाती है। जो प्रेगनेंसी होती है फ्रोजन एम्ब्रियो में, उसमें कॉम्प्लिकेशन भी कम होते हैं, क्योंकि आपका जो एंडोमेट्रियम है वो ओवर स्टिमुलेटेड नहीं है। ये जो फ्रीज ऑल वाला जो टेक्निक है, ये भी मुझे कपल को तभी मैं दे सकता हूं जब मैं उसका एक जगह बैठ के ट्रीटमेंट कराऊं और वो पेशेंट मेरे पास जब जरूरत पड़े आ सके और मैं उसको लगातार मिलूं। मैं कभी भी ऐसे केसेस को इकट्ठे करके नहीं कर सकता, तो मैं इसलिए नहीं कर पाता हूं। दूसरी बात, यदि किसी को पर्सनलाइज्ड एम्ब्रियो ट्रांसफर करना है, मतलब सबका जरूरी नहीं कि एंडोमेट्रियम या बच्चेदानी का जमीन मैं उसका परीक्षण करके एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी एरे या एसे या एनालिसिस टेस्ट द्वारा किया जाता है। ये स्पेन के आइजिनोमिक्स के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। यदि कोई चाहे तो पहले जमीन का परीक्षण कर ले कि उसका विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन कब है, खासकर उनमें जिनमें पीरियड रेगुलर नहीं है या फिर बार बार एबॉर्शन हो रहा है, या फिर कोई पहले यदि असेसमेंट साइकिल में एरा कराना चाहे। ये मैं ऑफर तभी दे सकता हूं जब मैं एक जगह बैठ के काम करूं और मैं उसको लगातार मिलूं इस जगह पे। कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें कि शुक्राणु का प्रॉब्लम रहता है, जिसमें ऑलिगोजूस्पर्मिया है, जिसमें स्पर्म का क्वालिटी खराब है, जिसमें स्पर्म अच्छे नहीं चल रहे हैं। ऐसे में कई बार उनको पुरुष के शुक्राणु के कारण गर्भपात होता है। इसी के समय ये MACS जो मैग्नेटिक असॉर्टमेंट है एनेक्सिंग बी द्वारा जर्मन तकनीक से उन पुरुषों के शुक्राणुओं का चयन किया जाता है जिनकी संख्या एवं गुणवत्ता कमजोर हो या जिन्हें बार बार गर्भपात हो रहा हो। ये जो टेक्निक देना, ये जो बताना, ये भी मैं तभी कर सकता हूं जब मैं कंटिन्यूसली उस पेशेंट के साथ कंटिन्यूसली मिलूं। तो मैं महीने में एक बार इधर एक बार उधर 2 से 3 जगह जाके मैं ये चीज़ें नहीं कर सकता। मतलब मैं यदि उसको बेस्ट ट्रीटमेंट देना चाहता हूं तो मुझे उससे बार बार मिलना पड़ेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि उसको बार बार इम्प्लांटेशन फेलियर हो रहा है। मैं जो सपोज किसी का एबॉर्शन हुआ, उस एबॉर्टस में यदि मान लीजिए कि उसमें कोई जेनेटिक प्रॉब्लम आया, एन्यूप्लॉइडी हुआ, स्ट्रक्चरल ट्रांसलोकेशन हुआ, या फिर यूप्लॉइड है, क्रोमोसोमली ठीक है, तो दूसरा क्या कारण है कि उसका इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा? तो क्या इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट करें? इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट में कौन सा करें? या फिर मैं थ्रोम्बोफिलिया का टेस्ट करूं, एक्वायर्ड वाला करूं कि इनहेरेंट करूं? ये चीज़ें जब मैं करने के लिए ये तब करते हैं जब हम उसमें प्रेगनेंसी रेट को और इम्प्रूव करने के लिए, ये बेटर करने के लिए हम कोशिश करते हैं। ये मैं तभी कर सकता हूं जब मैं उसके साथ कंटिन्यूस जुड़ा हूं। एक ओवेरियन रिजुविनेशन वाली बात भी होती है कि जब पेशेंट का AMH घट जाए या पेशेंट को प्रीमैच्योर ओवेरियन इनसफिशियंस हो जाए या AMH की स्थिति कम हो जाए, बहुत कम AMH हो जाए, तो क्या हम ओवरी को रिजुविनेट करने का कोई टेक्निक अपना सकते हैं? ये जो चीज़ें हैं जिसको मैं पेशेंट को ऑफर करता हूं कि वो अपने रेगुलर IVF का जो ट्रीटमेंट है उससे बढ़ा सके, तो आपको उस पेशेंट के साथ में लगातार जुड़ना पड़ता है। मैं पेशेंट को बहुत सारे इकट्ठे करके एक ही ट्रीटमेंट के साथ कभी नहीं कर सकता। इसलिए मैं, यदि पेशेंट को, कपल को बेस्ट ट्रीटमेंट देना है, उसको बेटर प्रेगनेंसी रेट के लिए देना है, आप 100% का गारंटी या 100% का एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। बट आप यदि एक लो AMH वाले को या रिपीटेड एबॉर्शन वाले को या एडिनोमाइसिस वाले को या फिर एंडोमेट्रियोसिस वालों को एक बेटर ऑप्शन दे सकते हैं, तो आपको उसके साथ एक पर्सनलाइज्ड अप्रोच करना पड़ेगा।
अदरवाइज इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट को आप जनरलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि एवरी पेशेंट इज़ डिफरेंट। तो उस पेशेंट के लिए हमको जब करना पड़ता है तो हम एक ही जगह बैठ के करते हैं। जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं और जो लोग पूछते हैं कि हम ब्रांच क्यों नहीं खोल पाते, दिस इज़ द रीज़न हम ब्रांच खोल नहीं पाते। सर इसका मतलब जो IVF 2.0 है आपका, उसमें किन पेशेंटों को फ़ायदा मिल सकता है? हर पेशेंट को मिल सकता है। हर पेशेंट को एक ऑफ़र देना चाहिए कपल को कि आपके इम्प्रूवमेंट के लिए हमारे पास में ये सुविधाएं हैं। और पेशेंट को मैं देखा हूँ कपल को कि दे लाइक दिस अप्रोच, बिकॉज वो जानना चाहते हैं कि वो एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, जिसके कारण उनको एक एक्सपेक्टेशन होती है, तो वो पूछते हैं कि और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जो हमारे किटी में जो हमारे पास अवेलेबल है, जो बेस्ट अवेलेबल है, क्या हम स्पॉन्टेनियस हैचिंग कर सकते हैं, क्या हम अच्छा शुक्राणु का चयन कर सकते हैं, इनको देने के लिए जो एक कॉमन कपल को भी ये हम दे सकते हैं। एक कॉमन नॉर्मल जो अच्छे ओवेरियन रिजर्व वाले हैं उनको भी प्रेगनेंसी रेट बढ़ाने के लिए हम दे सकते हैं। कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि क्या आप लोग बैच में करते हैं IVF? बैच में करने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि आप यदि वो देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक दिन में 4 या 5 मैक्सिमम हम IVF हैंडल कर पाते हैं विथ 1 एम्ब्रियोलॉजिस्ट, विथ 1 IVF ICSI स्टेशन। क्योंकि इससे ज़्यादा आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आप रिजल्ट ही नहीं दे पाएंगे अच्छे से। ये मैं ऐसा काम करता हूँ। अदरवाइज बहुत सारे पेशेंट का इकट्ठा लेने से जो अंडे निकलना, उसका मैनेज करना, ये हमारे पास पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि मेरी वाइफ रिंकू बैनर्जी और बेटी ईशानी जब दोनों जन साथ में रहते हैं तब हम 5 या 6 पेशेंट एक दिन में यदि हम IVF लें तो कर सकते हैं। अदरवाइज इट इज़ यूजुअली नॉट पॉसिबल फॉर अस। हो सकता है कि सब मेरे बातों से इत्तेफाक ना रखें, बट ये हमारे लिए थोड़ी मुश्किल होती है। आशा है जो क्वेश्चन किया जाता है कि ब्रांच क्यों नहीं खोलते, उसका आपको ये आंसर मिल गया होगा। यस, थैंक यू। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।